जय हिंद दोस्तों, शंकर सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप देख लो। उसके बाद पार्ट 2 में ज्वाइन करना है आप सबको, ठीक है, ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा पार्ट 2 वीडियो। आज हम पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने सभी का डिफिनीशन देखा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ओड नंबर, इवेन नंबर, ये सब के बारे में हमने डिफिनीशन देखा, कुछ एग्जाम्पल देखें। और पार्ट 2 में वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड आपके सवाल में जो एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं और जो आपके बुक में जो सवाल दिया गया है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, उसके बारे में जान लेंगे तो क्या होगा, चैप्टर बनाने में हमको बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, आप सभी को आसानी होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसमें हम सबको क्या देखना है, देख लो एक मिनट। सबसे पहले देखो क्या है, हमने भाजक, भाज को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड, भाजक, डिवाइजर, भागफल, क्वोटिएंट तथा शेषफल, रिमाइंडर के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है कि आप 7, 8, 9 पढ़ के ही आए हो, तभी तो 10 क्लास आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो उसमें हमने इस सब के बारे में पढ़ चुका है। तो ये होता है क्या, एक मिनट इसके बारे में आप जान लो। ये देखो, अगर मान लो इस तरह से कुछ दिया गया है, समझना। अगर मान लो कि ये क्या है, भागा का, इसी तरह से ना भागा देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइड में क्या होता है, सभी लोग जानते हो, ये साइड में जो होता है भाजक होता है। क्या होता है यहाँ पर, भाजक। जो यहाँ पर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज। इसको क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, और ये यहाँ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। जो यहाँ बचते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। किसी को दिक्कत, ये आप जानते हो कि जो यहाँ पर होते हैं उसको भाज बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ये आप सभी लोग क्या कर जानते हो, आप ये पढ़ कर आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है, आप जानते हो कि भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर, समझना, भाज बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेष। देखो यही चीज यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है, यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पर देख लो यही चीज लिखा हुआ है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखा हुआ है, शेषफल। क्या लिखा हुआ है, शेषफल। ये जो होता है यूक्लिड विभाजन, ये जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का एक रूप है। ये इसका क्या है, यूक्लिड विभाजन का क्या है, एक रूप है। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन का एक रूप है। ठीक है, अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन का परिभाषा है। यूक्लिड विभाजन का क्या है, परिभाषा दिया गया है। लेकिन यहाँ समझना, ये परिभाषा दिया हुआ नहीं, यहाँ पर सिर्फ समझना है, परिभाषा हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो क्या दिया हुआ है, इसको समझना है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के बारे में आप जानते हो, पीछे बता चुके हैं पिछले वीडियो में। धनात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर।
ए और बी कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है दिए रहने पर, ठीक है। ऐसी अद्वितीय पूर्णांक, ये अद्वितीय पूर्णांक के बारे में आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आगे हम बताएंगे। यहाँ पर एक मिनट समझ लो, अद्वितीय का मतलब होता है जिसका कोई हल नहीं, जिसका एक ही हल होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अद्वितीय पूर्णांक। संख्याएं Q तथा R विद्यमान हो, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित हो। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। यहाँ पर दिया है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन क्या दिया हुआ है B, ठीक है। इसके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। पहले यहाँ देख लो कि यहाँ पर जो A है, यहाँ पर जो A है, A क्या है, भाज है, A क्या है, भाज है, ध्यान देना, भाज, A क्या है, भाज है। B जो है वो क्या है, भाजक है, और Q जो है वो क्या है, भागफल है, R जो है वो क्या है, शेषफल है, वो क्या है, शेषफल, ठीक है। समझो यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से मान लो दिया हुआ है। समझना, मान लो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि जो यहाँ पर ये भाज है, तो भाज के जगह पर हम क्या दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं, तो यहाँ ए लिख सकते हैं, ठीक है। और भाजक यहाँ होता है, इसको बी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। अब यहाँ ये जो यहाँ पर होता है ये क्या होता है, भागफल, क्या होता है, भागफल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू, यहाँ पर दर्शाएगा कि क्यू क्या है, क्यू जो है भागफल है, और आर जो यहाँ पर बचता है ये क्या दिया हुआ है, आर, ये इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल, समझना, इसको बोलते हैं हम शेषफल, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, आप जानते हो ए बराबर, ए क्या है, भाज है, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब बताओ। हम जानते हैं ना ये होता है भाज, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे शेषफल, क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BQ, अब प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है, प्लस में क्या होता है, शेषफल, ये आप जानते हो। अब समझना यहाँ पर थोड़ा सा, अब ये जो देखो एक मिनट, आर जो हमारा है, हमारा जो आर है दिया हुआ है, इसके बारे में आपको समझना है थोड़ी सी, ठीक है। आर जो यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा ये बताना, यहाँ पर आप सभी लोग बताना है कि जो यहाँ पर आर है, अच्छा ये बताओ ये आर 0 होगा कि नहीं, ये बताना है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब कहने का मतलब आर जो है वो 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पर इस साइन अगर आ जाता है इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। यहाँ देखना, इसका साइन का मतलब हुआ है कि जिधर खुला हुआ भाग है, जिधर खुला हुआ भाग है वो बड़ा होता है। तो खुला हुआ भाग किधर है, आर देने, तो आर होगा बड़ा। इधर जो ये जो बंद है वो कि 0 देने हैं, इसका मतलब 0 क्या है, छोटा है, आर से छोटा है। और जो खुला हुआ भाग आर देने हैं तो इसका मतलब 0 से बड़ा क्या है, आर है, ठीक है। अब देखो, अब लेस देन क्या होता है, बी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समझना, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी। तो ये कंडीशन होता है कि जो हमारा आर जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, बी से क्या होना चाहिए, छोटा। कहने का मतलब, अच्छा ये बताओ, ये बी से छोटा रहेगा तभी तो भाग नहीं लगेगा। अगर मान लो बी से ये बड़ा रहेगा, तो फिर तो भाग लग ही जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल आपको देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि मान लो यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है क्या है, 50, भाज बराबर 50, और 8 से क्या कहा है, भागा देने के लिए, ठीक है, 8 से हमको भागा देना है। तो इसको भागा दोगे तो 6 बार में 48, ठीक है, बचेगा क्या, 2 बचेगा, ये कट्टम कुट्टी हो जाएगा। तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, आर ही तो है। तो आर क्या है, 0 से देखो बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है,
और ये आर से क्या है, छोटा है, आर से क्या है, छोटा है। तो यही कंडीशन यहाँ पर देखो दिया गया है कि ये 0 से बड़ा और आर से छोटा, ठीक है। जिसे देखो आपको एक चीज़ समझाते हैं, समझना। देखो दिया गया है ना यहाँ पर 0 से 0 से बड़ा और बी से क्या है, छोटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर अगर हम दे देंगे 8 और दे देंगे 64, तो इसको भागा जब लगाएंगे 8 बार में तो क्या हो जाएगा, 64। तो ये क्या हो जाएगा, 0 कट के क्या होगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा आर है। तो आर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आर जो आएगा ये कभी भी 8 से बड़ा नहीं होगा, ये 8 से बड़ा नहीं होगा, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। समझना है यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है आप सबको, ठीक है, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है, ये जो आर हमारा है वो 0 0 से बड़ा होगा, 0 और 0 से क्या होगा, ठीक है, 0 और 0 से हमारा क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है। भाजक से बी यहाँ पर क्या है, देखो भाजक है, भाजक से छोटा होगा आर, ठीक है। से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 50 को भागा देना है 8 से। 8 जो जिससे हम भागा देते हैं वो भाजक होता है, ये भाज होता है, यहाँ पर क्या होता है, भागफल, ये शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल 2 आ गया, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कंडीशन होता है। तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे, 50, और बी के जगह पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो 8 8 64, और प्लस आर के जगह पर 2 लिखेंगे। तो ये बराबर होता है, तो ये क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज़ ने दिया हुआ 8 गुने 6 करोगे तो 8 बजे 4 8 6 48, आप प्लस 2 करोगे तो 50 ही ना आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आर होगा वो 0 और 0 से बड़ा होगा और 8 से क्या होगा, छोटा होगा, 8 से क्या होगा, छोटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब देखो हमको समझना है अद्वितीय, अब हमको समझना है अद्वितीय संख्या के बारे में समझना है, ठीक है। हमको समझना है अद्वितीय संख्या के बारे में, तो समझो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, ये बताना हमको अद्वितीय संख्या के बारे में, तो समझना है यहाँ पर हमने 8 से भागा दिया 50 को, भागफल 6 आया, शेषफल क्या आया, 2 आया। अच्छा ये बताओ, ए बराबर 50 है, ए बराबर क्या है, ए बराबर हमारा क्या है, सॉरी, ए बराबर 50 है, बी बराबर 8 है, और यहाँ पर क्या है, क्यू है, ये क्या है, आर है। तो हमारा क्यू और आर, यही हमारा रिजल्ट नहीं मिला, ये हमारा मिला भागफल, और ये हमारा क्या मिला, शेषफल, यही हमारा रिजल्ट मिला। तो समझना यहाँ पर क्यू बराबर 6 और आर बराबर 2, ये जो हमको मिला इसी को बोलते हैं अद्वितीय संख्या। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हमारा है, आपको समझो, यहाँ पर आपको समझना है थोड़ी सी, क्या है ये अद्वितीय संख्या कैसे हुआ, समझो। अच्छा ये बताओ आप कि अगर मान लो इस 8 से अगर भागा हम देते हैं, ठीक है, अगर हम ये 8 से भागा देते हैं 50 को, 50 से हम भागा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखना, 8 को भागा जब हम 50 से देंगे तो अच्छा बताओ, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको 5 बार में लगाते हैं 40, 5 बार में क्या लगाते हैं, 40। तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 10, यहाँ पर शेषफल कितना आया, बोलोगे 10 आया। अच्छा ये बताओ, आप लोग बताना, अब आप सब बताइए कि यहाँ जो शेषफल 10 आया, ये बताओ कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है, देखना यहाँ पर इस कंडीशन का सब, यहाँ जो कंडीशन दिया गया है हमारा, यहाँ कंडीशन जो दिया गया है इसको सर्टिफाई कर रहा है या नहीं। क्योंकि यहाँ आर जो होना चाहिए 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आर जो आ रहा है वो यहाँ 8 से क्या है, बड़ा है, 8 से बड़ा है, और 0 से क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है,
अरे है कि नहीं, 8 से छोटा नहीं होना, सॉरी 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पर एक बार और लग सकता था, नहीं तो यहीं पर आप क्या करते, 8 6 बार में लगाते तब यहाँ पर होता। तो यही कहने का मतलब है कि हम 8 को 6 बार में जब हम लगाएंगे, जब हम 6 बार में लगाएंगे और शेषफल 2 आएगा, तो यही दो संख्या जो है अद्वितीय हल है। अच्छा बताओ, इसको भागा जब दोगे तो ऐसा कोई दूसरा संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो अद्वितीय का मतलब होता है कि वैसा हल जिसका कोई हल ना हो, मतलब केवल एक हल होना चाहिए, केवल एक हल होना चाहिए। जैसे इसका क्या हुआ, 6 आया क्यों, और ये आर कितना आया, 2 आया, लेकिन इसमें 5 आया और 10 आया, लेकिन ये क्या हो गया, गलत नहीं हो गया, ये तरीका सही है नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं है। तो आपको अद्वितीय का मतलब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अभी और इसके बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a बराबर 50 b बराबर 8 दिया गया है तथा q बराबर 6 r बराबर 2 आया। ऐसी दो संख्या अद्वितीय संख्या है, क्या है, अद्वितीय संख्या है, जो संख्याओं में अद्वितीय संबंध दिखाती है। नहीं, अद्वितीय संबंध दिखा रहा है छो और 2, ठीक है। अद्वितीय कहने का तात्पर्य है कि इसके अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो इतना a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू, ठीक है, a बराबर बी क्यू, समझना यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर के संबंध को दर्शाएगी। और जहाँ पर क्या है, जीरो जो होगा बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा आर और बराबर होगा, और b से छोटा होगा। आर जो होगा यहाँ पर देखो, आर है ना, आर जो होगा 0 और 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इस साइन का मतलब आप समझो थोड़ा सा, इस साइन का मतलब आप थोड़ा सा समझो। अच्छा मान लो इस तरह से आपको दे दिया जाता है, अगर इस तरह से आपको दे दिया जाता है, ठीक है। देखो अगर मान लो यहाँ पर 2 है और 3 है, आपको बोलेंगे कौन सा बड़ा है, तो आप कौन सा साइन का प्रयोग करोगे, ऐसा आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे, तो आप ये साइन का प्रयोग करोगे। लेकिन इसी में हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पर 2 और 3 है, अगर आपको दिखाना है कि कौन सा छोटा है, तो फिर भी यही साइन का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये जो खुला हुआ भाग जो है ना, यहाँ पर समझना है, ये जो खुला हुआ भाग जिधर रहेगा वही होगा हमारा बड़ा, जिधर रहेगा वही होगा बड़ा, और ये जो बंद वाला जो रहेगा वो छोटा हो जाएगा, बंद वाला क्या हो जाएगा, छोटा। तो आपको हम बोलेंगे, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि इसमें बोलेंगे कि कौन छोटा है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल आपको आंख मूंद के यह देखना है, आंख मूंद कर नहीं देखना है क्योंकि दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर कि ये देखो खुला हुआ भाग इधर है, बंद किधर है, 2 की ओर, तो यही होगा छोटा, और जन्ने खुलल रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब बंद जन्ने रहेगा ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपको बस इतना ही देखना है। देखो एक आध दो एग्जाम्पल और आपको देते हैं, ठीक है। से मान लो हमने दिया, आप बोलेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे अच्छा ये बताओ, समझना है आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जिधर खुला रहेगा उसको बड़ा देखना है, तो यहाँ पर खुला किधर है, देखना इधर खुला हुआ, इधर बंद है, तो ये बोले कि जिधर बंद होगा उधर आपको क्या बोल देना है, छोटा बोल देना है। हमने यही बताया कि जिधर बंद रहेगा उसको छोटा बोल देना है, और जिधर ही खुला हुआ रहेगा उसको बड़ा बोल देना है, यही ना हमने बताया। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये क्या सही है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ऐसा होगा कभी, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लो यहाँ पर 10 है और 2 है, आपको बोला जाए कौन इसमें बड़ा है, बड़ा का इंडिकेट करना है साइन से, तो आप क्या करोगे, इस तरह से। अगर यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, आपको कोई पूछ देगा कि इसमें कौन छोटा है, इसको साइन से इंडिकेट करो, तो आप क्या करोगे, इस तरह से। खुला हुआ भाग बड़ा, और इन्हें जो घेरा हुआ है इधर क्या है 15, ये छोटा ये बड़ा। तो आपको
ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं क्या आ गया ही होगा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ा जाए, जैसा आप बोलो। चलो तो अब क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अद्वितीय संख्या में हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो, अब समझना है अद्वितीय में ही। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, वही चीज़ एग्जाम्पल a बराबर 50, b बराबर 8, तो भागा दिए 5 और 10 से आया, तो ये बताओ q बराबर 5 आया, r बराबर 10 आया, परंतु यहाँ r बराबर क्या है, 10 है। r बराबर क्या है यहाँ पर, r बराबर हमारा क्या है, यहाँ r बराबर 10 है। तो अच्छा r बराबर 10 है का मान b बराबर 8, जो b बराबर क्या है 8 से क्या है बड़ा है, हो गया है, बड़ा हो गया है, तो ये अद्वितीय संबंध नहीं होगा। जैसा ही इससे अगर ये बड़ा आ जाता है तो ये अद्वितीय संबंध नहीं होगा। अतः जीरो r जो होगा जीरो और जीरो से बड़ा और b से छोटा रहने पर ही दिया गया संबंध अद्वितीय होगा। ऐसा कंडीशन जब सर्टिफाई होगा तभी वो अद्वितीय होगा, अन्यथा वो अद्वितीय संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्या आपको समझना है, अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है लेवल बढ़ रहा है आप सबका। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया समझना है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ठीक है से 2 अंकों का एचसीएफ, 2 अंकों का एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो पिछली कक्षा में हमने अगर आपसे कोई दे दिया जाता था कि 2 संख्या आपसे पूछ दिया जाता है कि इसका आप एचसीएफ निकालो, क्या निकाला जाए, एचसीएफ निकाला जाए, तो आप इस तरह से निकालते थे। मान लो 126 और 96 यहाँ पर दिया गया है, तो क्या करते हो, यहाँ 96 लिखते हो, 126 यहाँ लिखते हो, उसके बाद क्या करते हो, एक बार में यहाँ लगाते हो 96, 6 में गया 0, यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है 9 है, तो इससे पैसा लेंगे तो 12 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और ये 0 हो जाएगा। तो फिर जब यहाँ 30 जब यहाँ बचता है तो आप क्या करते हो, फिर से यहाँ भागा का साइन देते हो और ये 96 यहाँ क्या होता है उतर जाता है 96, फिर से यहाँ लगाते हो 30 दिया 3 बार में 90, तो क्या बचता है 6 बचता है, कट जाता है, फिर 6 को इस तरह से करते हो, यहाँ जो 30 है ये यहाँ पर आ जाता है। ये जब तक करते हैं कि जब तक कि रिमाइंडर r बराबर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 6 पचे 30 और ये क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ पर जब 0 आ गया, कट गया मतलब ये क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर जो अंत में जो यहाँ पर भाजक बचता है वही हमारा क्या हो जाता था एचसीएफ। क्या हो जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर यहाँ क्या बोलोगे छो बोलोगे, यहाँ एचसीएफ बराबर क्या बोलोगे छो। लेकिन ये आपने बचपन क्लास में पढ़े हो, कहने का मतलब बचपन क्लास कहने का मतलब पहला दूसरा में नहीं बाबू, जब आप 4, 5, 6 में जब गए हो तब ये सब चीज़ आपको सीखने को लिए मिला होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टैंडर्ड तरीका से सीखना है, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम आपको देना है, इसलिए थोड़ा अलग तरीका से आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है कि अंतिम भाजक छो बच गया तो एचसीएफ क्या हो गया छो, तो ये आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं a तथा b का एचसीएफ ज्ञात करने के निम्न चरण है। लेकिन ध्यान देना कि a जो है ना b से बड़ा होना चाहिए, तभी तो b से भागा दोगे, a जो है b से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो चरण 1 देखो क्या है, एचसीएफ निकालने का तरीका है, यहाँ पर क्या है एचसीएफ निकालने का तरीका यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, चरण ए में क्या है, a तथा b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अर्थात 2 ऐसी संख्याएं q तथा r क्या है, q क्या है
क्या भागफल, आर क्या है शेषफल ज्ञात करें, ताकि मतलब ऐसा कहने का मतलब कि दो संख्या तुमको दे दिया है ने, तो ऐसा आपको क्यू और आर ज्ञात करना है जो इस संबंध को पालन करे, मतलब अद्वितीय को पालन करे। आपको समझा चुके हैं। कहने का मतलब कि जो आर आएगा, जब आप, इसका मतलब है कि जब दो संख्या देगा तो आपको क्या करना है, भागा देना है। तो भागा जब देना है तो ये जो आर होना चाहिए ने, आर इससे क्या होना चाहिए, ये भाजक से क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, मतलब ऐसा संख्या आपको करना है। तो पहला कंडीशन यही बोला है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको समझना है, एग्जाम्पल जब देंगे तो और बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि r बराबर 0 हो तो पहले चरण का भाजक b दी गई संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया चीज है कि अगर मान लो इसी कंडीशन में अगर r बराबर, हमने क्या बोला कि यहाँ भाजक से छोटा होना चाहिए, यही हमने बताया, लेकिन अगर उसी समय r जो था हमारा, r जो है वो अगर 0 हो जाता, अगर r जो हमारा था वो अगर हमारा 0 हो जाता है, तो समझो यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर 0 हो जाएगा ने, समझना यहाँ पर, अगर 0 हो जाएगा तो क्या है यहाँ पर, r अगर 0 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ r हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 0 पहला चरण में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, यदि यहाँ पर क्या है r इजकल टू नोट 0, r इजकल टू नोट 0 है तो अगले चरण में जाएंगे। अगर 0 आ गया तो क्या होगा, यही हमारा एचसीएफ जो यहाँ पर जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही भी, ये भी तो हो सकता है कि 0 नहीं आएगा, क्या होगा 0 नहीं आएगा तो जाएंगे अगले चरण में, मतलब तीसरा चरण में। क्या है, यदि r इजकल टू नोट 0 हो, r इजकल टू नोट 0 हो तो चरण ए के भाजक तथा शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। कहने का मतलब है कि भाजक क्या है, चरण एक का भाजक, समझना है चरण एक का भाजक। अब देखो यहाँ पर ऐसे समझो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है। अच्छा ये बताओ, ये हमारा क्या है, भाज है, समझना भाज है। बी क्या है, अब बताओगे बी हमारा क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये जो बी है ये क्या है, भाजक है। ये क्या है, भाजक है। ये क्या है हमारा, भागफल है। आप समझ जाओगे भागफल, ये जो क्या है शेषफल है। ये क्या है, भाज है, ए हमारा क्या है, भाज है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, शेषफल है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पहले चरण का भाजक बी, पहले चरण का भाजक बी, तो पहले चरण का भाजक बी यही है। तो ये जो बी जो है ना, यहाँ पर बोला है कि पहले चरण का भाजक बी जो है बी है, तथा शेषफल आर जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बी है ना वो एक जगह पर आएगा, ये बी जो है वो क्या होगा, एक जगह पर आएगा। ये जो बी हमारा है वो क्या होगा, एक जगह पर आएगा। बी बराबर, समझना यहाँ पर, ये जो बी है हमारा वो आ जाएगा एक जगह पर, ठीक है, ये बी जो है हमारा एक जगह पर आ जाएगा। ये जो आर है, ये जो आर है हमारा का बी के जगह पर आ जाएगा, आर बी के जगह पर आ जाएगा। फिर जो इसका भागा होगा क्यू के क्यू ही रहेगा, फिर आएगा आर आएगा तो उसके लिए आर होगा। कहने का मतलब समझो, ऐसे समझो, आपको इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इस तरह से समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पहले समझो इसको, आपको तुरंत समझ आएंगे, ठीक है। देख लो आगे आगे की ओर समझाते हैं हम आपको, समझो। देख लो दूसरे चरण की बात हम कर रहे हैं, तो देखो पहला में हमने क्या किया, यहाँ पर देखना 126 तथा 96 का एचसीएफ निकालें। 126 तथा 96 का क्या निकाले हमने, एचसीएफ। तो 126 बराबर, अच्छा बताओ 126 को 96 से करोगे तो 96 गुणे 1 प्लस 30 आएगा कि नहीं, अभी हम भागा करके बताए थे, आएगा कि नहीं। क्या है यहाँ पर देख लो, 96
126। तो 96 को एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 96 होगा, अब बचेगा क्या 30। तो वही चीज़ ने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 126 बराबर क्या लिखेंगे 96 गुणे 1, 96 गुणे 1 प्लस 30, वही लिखा। जहाँ यहाँ पर दिया हुआ है कि भाजक जो है 96 है, शेषफल क्या है 30 है, कोई दिक्कत। तो यही चीज़ जो पहला चरण में ऐसा ही अद्वितीय हमको क्या करना है, अद्वितीय की तरह हमको निकालना है, ठीक है। कि शेषफल क्या हो गया यहाँ पर, शेषफल जो है ये 96 से क्या हो गया, छोटा हुआ कि नहीं, ये बताओ। तो पहला चरण में यही बताएं कि जो शेषफल मतलब r जो होना चाहिए वो इस भाजक से छोटा होना चाहिए, 96 से देखो छोटा है कि नहीं। तो पहला चरण सर्टिफाई हो गया। तो आगे की ओर क्या बोला कि अगर ये 0 आ जाता है, अगर 0 यहाँ आ जाता तो ये 96 ही क्या हो जाता हमारा, ये 96 ही हमारा क्या हो जाता, ये 96 हमारा HCF हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया है, ये क्या आया है 96 से छोटा आया है। अब देखो तो 126 बराबर 96 गुणे 1 प्लस 30, भाजक क्या हो गया 96 और शेषफल क्या हो गया 30। अब देखो तो क्या बोला, अगर नहीं आता है r बराबर 0 नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं ना इसे, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं r इजकल टू नोट 0, बोलेंगे ना r इजकल टू नोट 0। तो नहीं आएगा तो क्या बोला, अगला चरण में जाना है। तो क्या बोला अगला चरण में हमने क्या बताया, देखो कि यहाँ वाला जो है ना b, यही नहीं देखना, अरे देखो भाई यहाँ जो b है मतलब 96 है, वो देखो यहाँ आ गया, और 30 है देखो यहाँ आ गया, आए कि नहीं। अब बाकी 3 छो देखो कैसे आए, देखो अब इस 30 को क्या करना है समझो। फिर ही क्या करते थे हम, देखो यहाँ पर अगर समझो बच्चे वाला चीज़ में आप क्या करते थे, फिर इस तरह से ऐसे करते हो, फिर यहाँ 96 लिखते हो, तो वही चीज़ ना आया 30 96 आ गया, देखो यहाँ 96 आ गया, यहाँ 96 आ गया, ये 30 आ गया, बी के जगह पर आ गया। अब जब भागा लगाओ 30 3 90, तो देख लो 96 को जब आप 30 से भागा लगाओगे तो 3 बार में 30 3 90, तो क्या बचेगा छो कट्टम पुटी, बचा कि नहीं। तो यही चीज़ ने देखो यहाँ क्या बार में लगाएं, 3 बार में लगाएं, तो यहाँ पर 3 बार में लगाएं, वही चीज़ तो है कि क्या है 30 3 90 प्लस 96 आ गया। जहाँ भाजक देख लो, भाजक क्या है हमारा, यहाँ पर जो भाजक है वो क्या है 30 है भाजक, और 3 हमारा क्या है हम बता चुके हैं, 3 जो इसके बलग में रहता है वो क्या होता है भागफल होता है, और ये जो होता है वो शेषफल होता है, ठीक है ओके। अब देखो अब समझो यहाँ पर, अब देखो चौथा चरण में क्या, यदि शेषफल q बराबर 0, अगर तीसरा चरण में अगर 0 आ जाता है तो चरण तीसरा का क्या हो जाता है भाजक हो जाएगा, तीसरा का भाजक r दी गई संख्या का HCF हो जाएगा, वही HCF हो जाएगा, यहाँ पर जो रहेगा वही HCF हो जाएगा। लेकिन समझो यदि q इक्वल टू नोट 0 आता है तो ऊपर की प्रक्रिया जैसे जारी रखेंगे, जब तक रखेंगे कि शेषफल 0 ना हो जाए, हमको जब तक ऐसी इस तरह से करते रहना है कि 0 ना हो जाए, ठीक है। देखो अंतिम चरण में क्या बोला है कि जिस चरण में शेषफल 0 हो जाए उस चरण की भाजक दी गई संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। मतलब भाजक की अंतिम में अगर मान लो ऐसे समझो यहाँ 0 हो जाता, अगर यहाँ 0 हो जाता तो अच्छा ये बताओ यहाँ 0 हो जाता तो ये 96 क्या हो जाता है आंसर हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पर 0 नहीं हुआ है, छोड़ो वो सब बातें कल की बातें थी, वो हो गया पुराना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा सा फ्रेश से समझो, ठीक है। क्या है 126 तथा 96 है, तो 126 को हमने जब किया तो यहाँ पर क्या आया 96 गुणे 3 आया, देख लो ओके। इसको समझो थोड़े से बढ़िया से, क्या आया 96 को जब ने भागा किया एक बार में तो क्या बचा 30 बचा यहाँ पर, ठीक है 30 बचा, तो इसी को लिखे 96 गुणे 1 प्लस 30, यहाँ पर भाजक 96 है शेषफल 30। अगर नहीं आता पीछे हमने क्या बताया उसको छोड़ो, आपको यहाँ समझना है, सिर्फ इसको समझना है, और एग्जाम में आपको पूरे लिखना नहीं, बस यही चीज़ को लिखना है, ये जो बता रहे हैं ना इसी चीज़ को आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब देखो पहले लिखोगे चरण 1 में लिखोगे 126 को भागा दोगे, साइड में देना है भागा, ठीक है। तो क्या होगा 96 गुणे 1 प्लस 30 लिखोगे और लिख दोगे, जहाँ भाजक 96 है शेषफल क्या है 30 है, बस बाकी कुछ नहीं। फिर आप क्या करना है, यहाँ देखो r होता है क्या शेषफल होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 0 आया नहीं आया, तो क्या करेंगे इस 96 मतलब हम बता चुके हैं कि ये होता है भाजक, ठीक है, और ये होता है भागफल, ठीक है।
तो ये जो भाजक है ना 96, वो 96 यहाँ आ जाएगा और 30 जो शेषफल है वो आ जाएगा किसके जगह पर, भाजक के जगह पर। वही न करते थे, 30 जो आ गया कहाँ, भाजक के जगह पर, देख लो भाजक की जगह पर, और 96 आ गया भाज की जगह पर। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर 96 को जब भागा दोगे तो क्या होगा, 3 बार में 30 तिया 90, देख लो यहाँ पर 96 है तो 30 तिया 90 करेंगे तो फिर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 30 तिया 90, 30 गुने 3, 30 गुने 3 प्लस 6, तो यही लिखे 30 गुने 3 प्लस 6, जहाँ भाजक बराबर क्या है 30, शेषफल बराबर क्या है 6 है। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पर शेषफल 6 है, 0 आया नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा जब तक चरण बाय चरण बढ़ाते ही रहेंगे। तो चरण 1 में नहीं आया, चरण 2 में नहीं आया 0, तो चरण 3 में देखते हैं। तो चरण 3 में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ 96 को यहाँ उतारें उसी प्रकार 30 को यहाँ उतार देंगे और इस शेषफल को यहाँ ले आएंगे। तो देख लो फिर यहाँ 6 आया ने, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ देख लो, अगर यहाँ पर 6 को हम क्या करेंगे, फिर 6 को अगर मान लो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर क्या बचा 6 बचा, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे, 30 को यहाँ लाएंगे और क्या होगा, 5 बार में 30 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, उसी तरह से करते थे। तो देख लो तो यहाँ पर वही चीज़ समझाया गया है ना, वही चीज़ समझाया गया है कि 30 को यहाँ ले आओ, 6 को यहाँ ले आओ, 6 को यहाँ, तो आप जब 30 को जब भागा दोगे और नहीं भी तो यहाँ समझो 30 को तोड़ो, 6 बचे 30 और प्लस 0, भाजक क्या हुआ 6 आया और शेषफल क्या आया 0 आया। तो क्या करना है आपको, इसी तरह से साइड में भागा देना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, दर्शा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चूंकि चरण 3 में शेषफल 0 आया, चरण 1 चरण 2 चरण 3 में क्या हुआ 0 आ गया, तो इसलिए चरण 3 अंतिम चरण होगा, ये जो 3 है अंतिम चरण होगा। इस चरण का भाजक, यहाँ पर देख लो, इस चरण का भाजक यहाँ पर क्या दिया हुआ, इस चरण का भाजक 6 दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा, 6 दी गई संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 6 जो है बाबू समझना है आपको कि ये जो 6 है ये क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, भाजक हुआ, ये 6 हुआ लास्ट में भाजक हुआ, तो यही 6 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। थोड़ा सा देख लो, एक एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा सा फ्रेश से आपको समझाते हैं। ठीक है, आपको समझना है। 2 एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, 2 आपको एग्जाम्पल दिया गया है, देखो समझो, 1 मिनट। एग्जाम्पल दिया गया है और 2 संख्या देगा ना यार, 2 संख्या देगा कि नहीं, तो आपको दे दिया है, एक 30 दे दिया है और दूसरा क्या दे दिया है 100। इसको इस तरह से नहीं देगा, इसको देगा 100 देगा, लिखेगा तथा, ठीक है, तथा क्या लिखेगा, मान लो 30 दिया, क्या दिया 30 दिया। तो देखो इसको किस तरह से हम करने वाले हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले चरण 1 लिखोगे, ठीक है, 1 लिखोगे, चरण दे के 1 लिखोगे, इसमें क्या करोगे, यहाँ पर 100 दोगे, क्या देंगे 100 देंगे। अब इसको 100 को दो, भागा दो, किससे देना है, इस 30 से देना है, तो 30 से देना है, साइड में देंगे, कहाँ देंगे, साइड में देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 तिया 90, हमको पता है, या आपको हम इस तरह से समझा देते हैं बाबू। तो इसमें करेंगे क्या, भागा देंगे साइड में, 30 से देंगे किसको, 100 में देंगे। ठीक है, 30 में क्या देंगे, 100 में देंगे। तो क्या करेंगे, 30 तिया साइड में आपको भी देना है, जल्दी करना है इसलिए आपको साइड में देना है, 30 तिया 90, अब बचेगा कितना, 10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखो 10 बचा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फटाक सा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 100 लिखें, ये 30 गुने 3 आया, तो यहाँ पर लिख देना है 30 गुने 3, और जो शेषफल जुड़ जाता है तो क्या लिखना है, प्लस 10, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर आर है, शेषफल 0 नहीं आया, अरे नहीं ना आया, तो क्या करेंगे, तो इस 30 को यहाँ ले आएंगे, 30 को यहाँ ले आएंगे और 10 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, 10 को यहाँ ले आएंगे, तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे हम, 10 को यहाँ ले आएंगे। तो दिमाग अगर थोड़ा सा देखो, आप गुणा करो,
10 में क्या गुना करेंगे, 3 आएगा, 30 आएगा, तो 3 10 या 30 पूर्ण हो गया, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। अरे नहीं विश्वास है तो देख लो यार, यहाँ पर देख लो आप, अरे देख लो, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से करने वाले हैं। फिर 30 को यहाँ उतारते हैं, तो 10 दिया 3 बार में 30 आ गया 0। कितना बार में लगाए थे, 3 बार में लगाए, तो वही ना 10 गुने 3 प्लस 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि चरण क्रमम हो गया, चरण ये 1 था, ये 2 चरण था, ये 1 चरण, ये 2 चरण, तो लिखेंगे चरण 2 में शेषफल 0 है, ठीक है। अतः इसलिए चरण 3 अंतिम, सॉरी 2 है, चरण 2 अंतिम चरण होगा, इस चरण का भाजक क्या होगा, आप बताओ इस चरण का भाजक क्या होगा। तो इस चरण का भाजक यही वाला होगा, समझना, जब भी 0 आ गया ना, तो ये जो यहाँ पर रहेगा ना, वही क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। मतलब यहीं पर ये क्या हो जाएगा, ये जो भाजक है, क्या है, भाजक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ HCF की अगर बात करते हैं तो HCF कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, HCF 10। यहाँ भी देख लो 10 आ गया, क्योंकि 0 आ गया, तो यही वाला जो बच जाता है वही क्या हो जाता है, इसका ये जो यहाँ पर भाजक है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखते हैं तीसरा नंबर, दूसरा नंबर हम देख चुके हैं, अब देखेंगे तीसरा नंबर परिभाषा, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा देखेंगे, ठीक है। इसका परिभाषा देख लो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा देख रहे हैं कि ये देखो क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF निकालने की पूरी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। अगर एग्जाम में डिफिनीशन पूछ देता है तो आपको यही बोलना है कि हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF निकालना सीखे हैं ना, अभी HCF तुरंत निकालना सीखे हैं, तो वो किसके मदद से सीखे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF निकालने की पूरी प्रक्रिया, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, तो पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब चौथा नंबर देखो क्या है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये सब चीज़ सिर्फ समझने का है, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको लगाना नहीं है, सिर्फ समझने का कि ऐसा चीज़ रहेगा तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रत्येक भाज मतलब समझते हो, जिसे 60 है, ये कि भाज है, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाज संख्या को, आपको डिफिनीशन भी बता चुके हैं भाज का, प्रत्येक भाज संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, अभाज्य मतलब समझते हो, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है, मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, कहने का मतलब इस 60 को तोड़ो, तो 2 बार में तोड़ेंगे 30 आएगा, फिर 2 बार में 15, 3 बार में 5, तो 60 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, गुना करो, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ गया बराबर। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 2 2 3 5 यही ना आया है, यहाँ पर क्या क्या आया है, 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, यही आया है ना। इसके अलावा कोई संख्या है, बोलो है या नहीं, बोलोगे जी भैया दूसरा संख्या नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, आप ये बताओ ये कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या छोड़ के कौन सा संख्या है ये बताओ। अच्छा बताओ, 2 प्राइम नंबर है, मतलब जिसको अभाज्य संख्या को ही प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है कि पहला वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो वो पढ़ के आओ यार, तब समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। तो प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे। 2 देखो एक और स्वयं से कट रहा है, ये भी एक और स्वयं से कट रहा है, 3 भी एक और स्वयं से कट रहा है, 5 भी एक और स्वयं से कट रहा है। तो यहाँ पर तो ये जो 2 है, 3 है, 5 है, ये कैसा गुणनखंड है,
ये आभास संख्याओं का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखो यही चीज़ तो दिखाया हुआ है, आभास संख्याओं का एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यही इसमें क्या करना है, हमको समझना था। तो वही चीज़ नहीं है कि यहाँ पर आभास संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त, तो वही हुआ कि 60 का 2 2 3 5 आभास गुणनखंड है। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पर उसी के बारे में कुछ समझाया गया है, समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 60 को आभास संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त किया है। यहाँ पर 60 को आभास संख्याओं में व्यक्त हमने किया था, जिसका 2 2 3 5 आ रहा था। यह गुणनखंड अद्वितीय है। यह कैसा है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब हम बता चुके हैं, मतलब जिसका कोई हल ना हो, अद्वितीय है। अर्थात 60 को आभास संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त किसी दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता है। 60 का सिर्फ एक वही है जो अभाज्य गुणनखंड है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ 60 बराबर 4 गुणे 3 गुणे 5, तो आप बोलोगे इसको अभाज्य गुणनखंड? ये बताओ, कोई बोल रहा है हाँ, ऐसा कैसे होगा? यहाँ पर 6 बताओ, 3 जो है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 4 है अभाज्य गुणनखंड है, मतलब एक और स्वयं से कर रहा है। लेकिन ये बताओ 4 अभाज्य गुणनखंड है, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 4 अभाज्य मतलब प्राइम संख्या नहीं है, इसलिए इसका ये गुणनखंड नहीं होगा। जब अरे गुणनखंड होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है, ये भी नहीं होगा कि 2 2 तो सही है, लेकिन 15 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। देखो 2 2 3 5 है, लेकिन यहाँ पर एक आ गया है, तो बताओ एक, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना ही भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि अभाज्य संख्याओं 2 2 3 5 का गुणनखंड ही 60 होगा और किसी तरीके से अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 60 नहीं हो सकता। इससे यही न स्पष्ट होता है कि 2 2 3 5 का गुणनखंड ही 60 होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 60 होने का। ठीक है, नहीं होगा, ये क्या है? नहीं होगा। डिफिनीशन क्या है कि एक भाज्य संख्या मतलब एक भाज्य संख्या मतलब 60 देल था, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या, को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक ही प्रकार के मतलब ही होता है, एक ही प्रकार के मतलब ही होता है अद्वितीय। इसका मतलब ही क्या होता है? अद्वितीय व्यक्त किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर देख लो क्या है, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे। देखो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम मतलब एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना है। किस तरह से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से, हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए प्रत्येक संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 2 संख्या अगर आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा, 2 संख्या दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले, तो सबसे पहले दोनों का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करें। अभी बता चुके हैं अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा गुणनखंड जो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, जैसे 2 3 5 7 9, ऐसा नहीं कि 4 आ जाए। देखो ठीक है, 36 है और 80 है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो 2 2 3 3 आया, इसका भी 2 2 2 2 5 आया, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो 36 को तोड़ने के लिए आता है आपको, 80 को भी तोड़ सकते हो, और नहीं तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ लोगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लो क्या है, वही चीज वहां पर समझाया गया है। 36 का गुणनखंड तोड़ दिया है यहाँ पर, आपको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं। क्या है? 36 देख लो क्या,
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 36 को हमको तोड़ना है, तो क्या करेंगे, 2 बार में क्या होगा 18, 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3, तो देखो 36 के क्या है 2 2 3 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या 80 को जब तोड़ेंगे, 80 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 80 को जब तोड़ेंगे 2 2 2 2 5 आएगा, ठीक है। जब 80 को आप तोड़ोगे तो ये आएगा, ठीक है, पीछे दिखाया गया है। अब देखो क्या है HCF, इसमें देखो क्या है, आप ये समझो 1 मिनट, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया गया है कि उन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है आप जानते हो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब नहीं जानते हो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों में शामिल हो, क्या है उन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, घात HCF कहलाएगा। अब समझो 36 का 2 2 3 3 हुआ, 80 का 2 2 2 2 5 हुआ, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन था, ये भी 2 कॉमन था। अच्छा बताओ ये 3 इसमें है नहीं, ये 3 इसमें, ऐसा नहीं है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि ये 3 को घेर देना है, 2 को घेर देना है, अरे यह तो कॉमन नहीं, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन सिर्फ ये 2 है और ये 2 है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों के बदले 1 2 होगा, इस दोनों के बदले 1 2 होगा, तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर मान लो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा इस तरह से 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, फिर दूसरे संख्या में दे दिया जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3, तो क्या करोगे इसमें HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF, तो HCF में आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है, तो यहाँ पर ये देखना है, तो यहाँ पर देख लो ये वाला क्या है 3 क्या है कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ये 5 कॉमन है, तो यहाँ पर देखो क्या, और ये देखो 2 इसमें है, ऊपर में नहीं है कहीं भी, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, मान लो ये नहीं दिया हुआ है, चलो ठीक है इसको रहने दो। अब यहाँ पर कॉमन क्या है 3 और 5 है, तो इस दोनों को बदले 1 3 लिखोगे, ये भी दोनों 5 के बदले 1 5 लिखोगे, तो यहाँ पर क्या होगा 5 तिया 15 हो जाएगा, तो इसका जो HCF अगर होगा तो HCF हमारा कितना होगा 15 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, बोलोगे जी नहीं। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या है, उन संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड LCM कहलाता है। क्या कहलाएगा, LCM कहलाता है। अब समझो यहाँ पर क्या देखना है, LCM देखना है, ये किसको समझे हम, HCF को समझिए कि दोनों में जो कॉमन रहेगा वो क्या होगा HCF होगा, और LCM में क्या होगा समझो, 36 का वही चीज़ दे रहे 2 2 3 3, 80 का 2 2 2 2 5, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो यही ना आएगा, चेंज थोड़ा को हो जाएगा। अच्छा ये बताओ समझना एक चीज़, आप सब यहाँ लिखा हुआ है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही लिखा हुआ है रे बालक, तो देख लो। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये 2 गो है तो 2 के पावर 2, ये 2 गो है तो 3 के पावर 2, बोलो हाँ या नहीं, अरे बोलो हाँ या नहीं, तो बोलोगे जी हम लिख सकते हैं, तो लिखो यार, आपको क्या दिक्कत है। तो देख लो वही चीज़ यहाँ पर ने आपको समझाया गया है, वही चीज़ ने यहाँ पर आपको समझाया गया है, यहाँ पर आपको वही चीज़ तो समझाया गया है कि 2 गो 2 है तो यहाँ पर 2 के पावर 2, 2 गो 3 है तो 3 के पावर 2, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 गो 2 है तो 2 के पावर 4, और 1 गो 5 है बेचारा तो 1 गो इकल्ला 5 छोड़ दिए उसको, ठीक है। तो हमको देखना है LCM, तो एलसीएम क्या बोला है कि सबसे बड़ी घात, तो आप देखो दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा घात के मतलब आप नहीं समझते हो, अरे भाई 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, घात कहने का मतलब है कि अगर मान लो 3 है तो 3 के पावर 5 यही घात होगा, 2 के पावर 4 यही 4 घात है, तो सबसे बड़ा कौन है ये देखना है,
सेम वाले में, अलग अलग में नहीं, सेम वाले में सबसे बड़ा जो होगा, मान लो 2 के पावर 4 है और 2 ही के पावर 5 है, तो बड़ा कौन होगा? 2 के पावर 5। 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 3 है, तो बड़ा कौन होगा? 3 के पावर 6 होगा। ऐसा नहीं कि 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 3 है तो बोल दोगे पावर 4 है तो यही बड़ा होगा। नहीं, ये गलत है। जब भी देखना है तो ये बेस वाला सेम होना चाहिए, उसी में हमको देखना है, ठीक है। हमको बेस सेम वाला में देखना है। बेस नहीं समझते हो? अरे बेस नहीं समझते हो? अरे जैसे 2 के पावर क्या है? 3 है, तो ये क्या हो गया? घात हो गया। ये 2 क्या हो गया? ये बेस हो गया। ये 2 क्या हो गया? बेस हो गया। बोलो किसी को परेशानी? बोलोगे जी नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या समझाया गया है, ये समझना है आपको। तो यहाँ पर 2 के पावर 4 है गुने 2 के पावर 5, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2, सॉरी 2 के पावर 2 है और 2 के पावर यहाँ 4 है। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है। बताओ सबसे घात किस पर ज़्यादा है, पावर किस पर ज़्यादा है? तो 2 के पावर 4। तो ये 2 के पावर 4 यहाँ देखो लिख दिए। यहाँ पर 3 के पावर 2 और यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो सबसे यह कल्ला बेचारा, तो यह बड़ा होगा। अरे भाई समझो, अगर आपको किसी से तुलना करेंगे तब ने बोलेंगे भाई वो लंबा है या आप लंबा है। अरे तो ये देख ली कि दोनों में लंबा कौन है, मतलब बड़ा कौन है, तो 2 के पावर 4 लिख दिए। और इसमें बेचारा इकल्ले, तो यह न बड़ा होगा, तो 3 के पावर 2 लिख दिए। इहो 5 इकल्ले है तो 5 को उतार दिए। तो 2 के पावर 4 के मतलब 16, 2 के पावर 4 के मतलब क्या होता है? 2 को 4 बार गुना कर दो, 2 के 4 बार गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आ गया 16। किसी को दिक्कत? बोलोगे जी नहीं। आ गया हमारा 16। 3 के पावर 2 के मतलब 9, 3 के 2 बार गुना करो, 3 तिया 9, 5 को 5 लिखेंगे, अब गुना कर दो यार, ठीक है। 9 × 5 = 45, अब 45 गुने 16 करोगे 720 आएगा। गुना करके आपको देख लेना है, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत? तो चलो आप बोलोगे जी दिक्कत है, तो समझो आपको दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई नहीं होगा। चलो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, डायरेक्ट कुछ देते हैं, आपको बताना है। अगर मान लो यहाँ पर दे दिया गया है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 6, क्या है? ये 6 दिया हुआ है। फिर ये पहला चीज, पहला का दिया है, दूसरा मान लो दे दिया है 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1 गुने 6 के पावर 3 गुने 7। 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो बोलेगा इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। बोलेगा आपसे कि इसका आप एलसीएम निकालो भाई। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। इस आपसे पूछेगा एलसीएम। तो देखो ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5, तो क्या होगा? 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, कौन बड़ा है? 5 के पावर 2 बड़ा है, तो 5 के पावर 2 गुने 6 के पावर कुछ नहीं है, 6 के पावर 3 है, तो बड़ा कौन होगा? 6 के पावर 3। अब देखो 7 बेचारा एक के, इसमें 7 है, नहीं है, तो यह 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सबके गुना कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये नहीं गुणे क्या हो जाएगा? 7 सिर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी? बोलोगे जी नहीं। अब आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला देखो क्या, इसी में दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनखंड उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? इसके बराबर होता है। क्या होगा? इसका बराबर होगा। समझो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनखंड, मतलब वही दिल है 36 गुने 80 का एचसीएफ गुने एलसीएम जो गुना करके लाएंगे दोनों बराबर होगा, यही बोला है। इसमें यही बोला है कि अब दो संख्याओं का गुणनखंड, तो यहाँ पर दो संख्या क्या दिल था? तो बोलोगे जी 36 था और 80 था। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होगा किसका? इस दोनों का एचसीएफ कितना आया था? 4 आया था। एलसीएम कितना आया था? 720 आया था। इस दोनों को गुना करो तो आएगा 2880, ठीक है। और जब इस दोनों का भी गुना करोगे तो कितना आएगा? 2880 आएगा। देख लो यार, 720 है, गुना करो 4 में 0 से गुना करेंगे, 0, 4 दूनी 8 करेंगे, 7 चौक 28 करेंगे, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। बस यही कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है। हो सकता है सवाल
बनाते वक्त क्या होगा, इसका उपयोग भी हो सकता है। ठीक है, कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा, आपको दर्शाना है। तो इस तरह से आपको दर्शा देना है। 36 × 80 करना है। मान लो दो संख्या यही दिया हुआ है 80, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। दोनों को गुना करके जो आएगा, इस दोनों को गुना करके जो आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। बोलो किसी को दिक्कत? ये क्या होगा, बराबर होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत चीज़ जानेंगे। ये सब चीज़ बहुत चीज़ें जानने के लिए आपको, उसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या के शांत दशमलव प्रसार देखेंगे। ठीक, शांत दशमलव प्रसार देखेंगे। फिर देखेंगे उसी में कुछ प्रमेय है वो देखेंगे। फिर सअभाज्य संख्या का डिफिनीशन देखेंगे। फिर देखेंगे आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या देखेंगे। ये अगले वीडियो में देखेंगे ये चीज़। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको दोस्त को भी फायदा हो जाए। ओके, जय हिंद।